द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मैनहट्टन में मौजूद हैं डॉक्टर विनोद मुबाई साहब। ये बीडन रोड लाहौर में 1941 को पैदा हुए और इनका गांव जो है आबाई गांव वो बारामूला के पास वाक़ है। इन्होंने ब्रैंडाइस यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में पीएचडी की, फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में कुछ अरसा पढ़ाया। उसके बाद ये इंडिया चले गए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम किया। 1975 से अमेरिका में मुकीम हैं और बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं। सो वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं भी इत्तेफाक से ग्रेटर न्यूयॉर्क एरिया में हूं और आज हमारी मुलाकात भी हुई, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपसे मुझे आज मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। तो सर ये बताइएगा कि आपके फैमिली जो थी लाहौर में रहती थी, तो लाहौर के बारे में आपके क्या जज्बात होते हैं, आपकी फैमिली के क्या जज्बात होते थे, आप कितनी दफा पाकिस्तान आए हैं? जी, मेरी फैमिली के बहुत नज़दीक ताल्लुकात थे लाहौर से। मेरे नाना, जिनका नाम था पंडित राय साहब मनोहर नाथ राजदान, उनका सरनेम राजदान था मेरे नाना का। तो वो पुराने शहर जो वॉल्ड सिटी कहते हैं, वजीर खान की मस्जिद के पीछे उनका घर था, जहाँ पे मेरी वालदा पैदा हुई थी 1918 या 1919, आई थिंक 1919 या 1918। तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने सारी जिंदगी लाहौर में काटी और मैं कोई 6 साल का था। और मुझे बिल्कुल एक चीज याद है कि वो जब हम अगस्त के एंड या सितंबर 47, जब दंगे फसाद हो रहे थे लाहौर में और ये सब चल रहा था, राइट्स और ये, तो उनके जो पड़ोसी थे, ये टिवाना फैमिली के कोई रिश्तेदार थे, तो उनके उनके पुराने दोस्ताना ताल्लुकात थे। तो वो आए, उनसे जोड़े के राय साहब आप थोड़ी देर के लिए अमृतसर चले जाओ, यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं और पता नहीं नौजवान कुछ गलत बात कर बैठे, हम पछताएंगे। तो वो बड़ी मुश्किल से वो कहते थे कि राजा बदलते हैं, प्रजा यानी कि आवाम तो नहीं बदलती। तो उनको समझनी थी कि अपने शहर से उनको उखाड़ के कैसे बाहर फेंका जा रहा है। ही जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो अब आजकल उसको एथनिक क्लेंजिंग शायद नाम देते हैं इंग्लिश में। तो खैर, बहरहाल हम थोड़ी देर, चंद महीने रिफ्यूजी कैंपों में पंजाब में फिरोजपुर, मोगा धक्के खाते रहे थोड़ी बहुत। फिर फाइनली दिसंबर 47 में हम दिल्ली आ गए और मेरे वालिद साहब NWR में थे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जो इसका लाहौर हेडक्वार्टर था। और फिर उनको नौकरी यहाँ पे इंडिया के ईस्टर्न पंजाब रेलवे, जो बाद में नॉर्दर्न रेलवे बन गया, तो वहाँ रेलवे में महकमे में काम करने लगे। और हम फिर दिल्ली रहे, जहाँ पे मैं स्कूल और कॉलेज दोनों दिल्ली में गया और BSc और MSc दिल्ली से की। फिर मैं USA 1963 में आ गया और फिर वहाँ पे PhD की, ये ब्रैंडाइस यूनिवर्सिटी से, और आगे ज़िंदगी चली। लाहौर मुझे जाने की ख्वाहिश तो बहुत थी और कुछ थोड़ा बहुत याद भी था। तो मैं 1986 या 87 में पहली मर्तबा मैं गया पाकिस्तान। आई वेंट टू कराची, एंड कराची में कोई I was invited by somebody to lecture on energy.
इन कराची। तो फिर वहां से लाहौर भी हो आया। फिर नेक्स्ट विजिट वाज इन आई थिंक 2003 और 2004 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मैं 2006 में अपनी अम्मी को लेके गया, जिनको बहुत ही ख्वाहिश थी कि एक बार इस जाने से पहले, यानी कि बिफोर शी पास्ट, एक बार फिर से लाहौर। और वो विजिट इतनी मेमोरेबल थी कि उसका पूरा वीडियो बना है। जो शिरीन पाशा जो लाहौर हमारी होस्ट थी, वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में पढ़ाती थी और वो वीडियोग्राफर भी थी और अभी भी हैं। तो उन्होंने, वो हमारे संग थी और उन्होंने उनकी वीडियो 20-25 मिनट की खींची of my mother visiting her birthplace, which she could identify in the walled city. तो वो एक, मेरी मदर हफ्ता भर ठहरी, वो जाने नहीं देते थे उनको। उन्होंने कहा आप 60 साल के बाद आए हैं यहाँ पे लाहौर, आप हमारे संग 60 दिन तो ठहरिए। वाह। उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो खैर मुश्किल से हम लोग शिरीन के संग और उसके हस्बैंड अनवर पाशा जो मेरे पुराने दोस्त थे, उनके संग उनके घर में ठहरे हुए थे। वो कैंट में रहते हैं और रहते थे, अब तो अनवर तो अब गुजर गए। तो इट वॉज ए वेरी, वो माई मदर कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट लाहौर। जब वो दिल्ली वापस गई, सबसे कह रही थी कि कोई फर्क नहीं है, लोग इतने अच्छे हैं, मुझे ऐसे वेलकम। जो कहानियां आप सुनते हैं, हजारों कहानियां ऐसी हैं कि लोग अपने बचपन के या अपने वतन जाते हैं वापस और उनको ये वेलकम मिलता है आसपास। कोई उसमें ना कोई गवर्नमेंट का है ना कोई स्क्रिप्टेड है, इट इज ऑल people to people, and that is what we witnessed, because without announcement कोई कुछ नहीं, हम उसको तलाश करते। वीडियो से बहुत पता लग जाता है कि लोगों की मोहब्बत अंदर कैसी होती है when they see someone। खैर 2010 was the last time मैं लाहौर गया। 2018 में कोशिश की तो वीजा मिला नहीं, वो कुछ ऐसे ही गड़बड़ कर रहे थे। तो एनीवे, अब मेरी ख्वाहिश है कि सॉरी एटलीस्ट सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्यों वीजा नहीं मिला 2018 में आपको? वो उन्होंने, वो क्योंकि मेरी यूएस पासपोर्ट है मगर उस पर लिखा हुआ है कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। तो वो मुझे कहते आप एनआईसी कार्ड अपना मैंने कहा भैया एनआईसी कार्ड कहाँ से होगा, मैं जब पैदा हुआ था तो आपका मुल्क ही नहीं बना था, तो आप एनआईसी कार्ड क्या मांग रहे हैं, और मुझे पहले आपने वीजा दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास कभी इंडियन पासपोर्ट थी पहले, वो तो फॉर्म भरनी पड़ती है कि पहले आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट पे, जब मैं यहाँ आया था 1975 में, तो आई हैड इंडियन पासपोर्ट। तो my US passport I only got 10 years later when मैं ऐसे महकमे में था कि I had to become US citizen because nuclear research इस मुल्क में USA में मुमकिन नहीं है unless you are a US citizen. That is a minimum to work in the laboratories of the US National Laboratory. तो वो क्योंकि मैंने भरा फॉर्म, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट कभी था तो आपको इजाजत नहीं है अब पाकिस्तान आने की। मैंने कहा यार पहले 10 साल पहले तो तुमने दे दी थी इजाजत, मैं 4-5 मर्तबा आ गया। कहते हैं अब हमारी पॉलिसी बदल गई है। तो वो फिर पता लगा कि वो इंडिया की भी वही पॉलिसी है, किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले था, ऑल्दो ही इज यूएस सिटीजन नाउ, तो उसको इजाजत नहीं देते इंडिया वीजा लेने की। खैर उम्मीद है कि शायद अब उम्र के हिसाब से या किसी और, अब
ये पॉलिसी बदल दें तो अच्छा है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो यही है कि एक मर्तबा या एक से दो मर्तबा वहाँ लाहौर फिर से जाने का मौका मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये वीजा ऑफिसर से जो आपकी गुफ्तगू हुई जी, वो किस जबान में हुई, और ये जो पाबंदियां लगी हैं दोनों मुल्कों की तरफ से, क्या इसमें डेविड हेडली या जिसका उर्दू में नाम दाऊद गिलानी है उसकी वजह से कुछ हुआ है ये तो अब वो ही जानते हैं कि किस वजह से हुआ है। ये मैं तो मेरी मैंने उससे एक्चुअली मजाक पंजाबी में किया। ਜਦੋਂ मैं पैदा हुआ सन ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ NIC ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ I don't think he liked that too much, but he smiled and said कि ये हमारी पॉलिसी है, ये? and that is all he would say. उसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड कहते हैं। वो हाँ। वो मुझे NIC कह रहा था। ओके। That is what I was told. ऑलराइट। जी ओके, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। हाँ जी, जो भी कुछ है NIC whatever, he was just saying NIC कार्ड आप दिखाएं, ओके। and of course I don't have it because there was no NIC card when I left Pakistan. दैट्स राइट। अच्छा, विनोद साहब, आपके जो हैं दादा और परदादा जी वो पर्शियन के बड़े स्कॉलर्स थे, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे दादा मेरे पढ़ पढ़ दादा कहिए, वो कश्मीर से उतर के यूपी आए थे, इलाहाबाद। दे ये रिकॉर्ड्स में मिलता है, पुराने फारसी में रिकॉर्ड्स हैं कि वो 18th सेंचुरी यानी कि 1740 या 1750 में उनको ये रिवाज ये था कि कश्मीरी पंडित जो थे वो फारसी जानते थे और उनको नौकरियां मिल जाती थी कोर्ट्स में। जो मुगल जमाने के कोर्ट्स थे या सारे नॉर्थ इंडिया के जो कोर्ट्स थे, फारसी वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, एंड आई थिंक दैट वो कंटिन्यूड अंटिल ब्रिटिश टाइम्स, मीन लॉन्ग। तो उनकी तालीम मेरे एक जो पढ़ दादा हैं वो फरंगी महल में फारसी पढ़ाते थे, और वो एक्चुअली हिस्ट्री बुक्स में हैं क्योंकि वो फारसी में शायरी भी करते थे और उनका तखल्लुस था बेखुद। तो ही इज नोन एज सोमनाथ बेखुद। वो मैंने एक हिस्ट्री बुक में उनका देखा हुआ है जिक्र, सोमनाथ मुबई बेखुद। He is known as he was a Farsi poet. तो मेरे दादा भी फारसी, was educated at लखनऊ यूनिवर्सिटी इन फारसी, मगर वो नौकरी के लिए लाहौर आ गए थे, आई थिंक इन द लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 1898 या 1899 में, एंड देन ही लिव्ड इन लाहौर आफ्टर दैट। मेरे वालिद साहब और ऑल हिज ब्रदर्स वर बोर्न इन लाहौर। तो ये उनका हवाला था फारसी से, जबान से, और जो भी कल्चर आप कह लें, उर्दू और फारसी का कल्चर, वो हमारे घर में मौजूदा कल्चर था, शेरो शायरी का, या यानी कि इट वाज नॉट, ये ऐसे नहीं कह सकते कि कोई स्पेशल एफर्ट किया हो, ये रोजाना की गुफ्तगू चलती थी। मोस्टली लोग पसंद करते थे हमारी फैमिली के उर्दू में बात करने की। दे वर नॉट सो मच, ऑल्दो पंजाबी सब जानते थे क्योंकि लाहौर में रहते थे, मगर उनका कुछ आइडिया था समय कि उर्दू इज अ बेटर लैंग्वेज देन पंजाबी। वाज ओनली नौकरों से बात करनी या स्ट्रीट पे बात करनी, वाज पंजाबी वाज फाइन, मगर घर में बच्चों को तालीम देना और ये सब करना वाज उर्दू वाज द मीडियम। तो
आपके विनोद साहब दादा जो थे या परदादा, वो जी हिंदू स्क्रिप्चर्स जो थे उनको संस्कृत या हिंदी में नहीं पढ़ सकते थे, वो जी फारसी जी में पढ़ते थे, क्या था वो? में पढ़ते थे गीता। मेरे पास उनकी किताब थी, अब पता नहीं दिल्ली में रह गई कहीं। वो फारसी में गीता का जो तर्जुमा किया हुआ था, वो उसको ही, बिकॉज वहां पे मैं आपको कई मजाकिया, एक्चुअली आई टेल यू अ वेरी अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट दिस होल उर्दू हिंदी बिजनेस। 1951 में हिंदुओं और सिखों में काफी कुछ मुखालफत थी लैंग्वेज इशू पे, कि पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी होनी चाहिए या हिंदी, बिकॉज हिंदी नेशनल लैंग्वेज प्रमोट हो रही थी। तो वो, और ये डिबेट चलता था अखबारों में कि पंजाबी रिटन इन गुरमुखी स्क्रिप्ट या हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये, और मजे की बात यह है, मेरे मामू एक थे, ही वॉज अ वेरी promoter of Hindi, although he could not read Hindi, मगर इमोशनली वो सिखों को अपोज करने के लिए गुरमुखी को वो, और सारा डिबेट वाज इन उर्दू न्यूज़पेपर, बिकॉज उर्दू वाज द ओनली लैंग्वेज दैट दे कुड एक्चुअली रीड। तो ये मैं देखता था, वो सुबह दिल्ली में दो उर्दू अखबार होते थे, एक मिलाप और प्रताप। तो मेरे मामू वो मिलाप बैठ के वो गुफ्तगू करते थे कि ये सिख हमारे पंजाबी हमें ऊपर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पढ़ रहे दोनों उर्दू में पढ़ रहे थे, बिकॉज दैट वाज द ओनली लैंग्वेज दे कुड एक्चुअली रीड। वेरी तो इंटरेस्टिंग। ये आपको, दिस इज कॉमिक एस्पेक्ट्स के ये नेशनलिस्ट या लिंग्विस्टिक जो गड़बड़ है। अब पाकिस्तान में मैं सुना है कि उर्दू इज प्रमोटेड एंड रीजनल लैंग्वेजेस का प्रमोशन नहीं होता, तो पंजाबी सिखाई नहीं जाती स्कूलों में या कॉलेजों में, और पहले बांग्लादेशियों को बंगाली उनका था कि नहीं, हम तुम्हें उर्दू सिखाएंगे, ये करेंगे। तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द more comic, they can be comic but they are also very serious in some way, क्योंकि ये लोगों का सारा इमोशंस खराब कर देते हैं। पीपल स्टार्ट फाइटिंग अबाउट टोटली नॉन इश्यूज जो उनकी डेली लाइफ से कोई ताल्लुक है नहीं, मगर किसी आइडिया अपने सिर में लेके एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। जी, अच्छा विनोद साहब, मैं अभी जो है कल ही बॉस्टन से यहाँ पहुंचा, जी ग्रेटर न्यूयॉर्क एरिया में। तो बॉस्टन में मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है ब्रेंडाइस, ये भी बॉस्टन में है, जी और उसी के करीब जो है हार्वर्ड है, एमआईटी है। तो क्या वजह है कि वहां पे इतनी यूनिवर्सिटियां हैं? ये आई थिंक इन्होंने हार्वर्ड सबसे पुरानी है, इट स्टार्टेड बिफोर अमेरिकन इंडिपेंडेंस, कोई 300 साल और समथिंग लाइक दैट पुरानी है। तो बॉस्टन के जो एरिया के लोग थे, आई थिंक दैट एट सम कोई पॉइंट है कि about 100 years ago they started to think of it as a serious place to start university education, higher education. MIT was started as a result of industry, के industry का research होनी चाहिए to give America a competitive advantage. फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी शुरू हुई, फिर कैथोलिक यूनिवर्सिटीज भी हैं एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है विच इज अ रीजनल स्टेट सपोर्टेड स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स है, एंड सो ऑन। तो ये आई थिंक ओवर द
19th and early part of 20th century, there was a conscious decision के हमारे इस इलाके में, because of the concentration of well-educated people, we should begin to have a number of higher education institutions like universities. So all these, but I think Harvard was a key factor also because it existed before the American, before US independence. अच्छा विनोद British, जी, जी अब पाकिस्तान में आपके कोई दोस्त हैं, जी, कैसे राब्ता रहता है उनसे, क्या क्या कहेंगे? पाकिस्तान में मेरे कई दोस्त हैं। एक फैज साहब की बेटी सलीमा हाशमी is also old friend मैं कह सकता हूँ, बिकॉज हमने कोई 20 साल हुए, हमने फैज मेला ऑर्गेनाइज किया मॉन्ट्रियल में, तो मैं उनको ड्राइव करके ले गया था न्यूयॉर्क से, एंड अलोंग विद 2 अदर फ्रेंड्स। तो हमारे तो पुराना ताल्लुक है। एक्चुअली एक इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक मेरा एक अरशद खान है जो अब लाहौर में रहते हैं। तो वो यहाँ पहले मेरे नज़दीक ही रहते थे, यहाँ यूएस में, न्यूयॉर्क में। उनका बर्थ वाज इन अमृतसर और मेरा सेम ईयर वी वर आई वाज बोर्न इन लाहौर, ही वाज बोर्न इन अमृतसर, एंड हिज फादर वाज ए मिल, ओन्ड ए टेक्सटाइल मिल इन अमृतसर। तो 47 में हमारा कुछ एक्सचेंज हो गया कि मैं इंडिया आ गया और वो लाहौर चले गए एंड मैं दिल्ली आ गया। तो दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो एक ही एज के, एक ही कल्चरल मिलियू के बहुत सारे हैं। फिर परवेज हुडबाई, द नोटेड फिजिसिस्ट एंड ऑथर इन पाकिस्तान, has been my friend since 1976। जब परवेज MIT में PhD कर रहा था तो हमारी मुलाकात हुई थी, तब से हमारी गहरी दोस्ती है। अब 40 साल से ज़्यादा, 45 साल हो गए, एंड वी हैव रिमेन्ड गुड फ्रेंड्स। कभी कदा, आई मीन वंस इन अ वाइल परवेज यहाँ आता है, फिर हम लोग वी गेट टुगेदर एंड सो ऑन। तो I must say I have number of close friends। मेरे लिए, मैंने जैसे पाकिस्तान कोई is not a foreign country for me। It is like a वतन जहाँ से मैं डिस्प्लेस हो गया। अब इंडिया भी मेरा वतन कह दीजिए, मैं वहां से भी डिस्प्लेस हो गया, अमेरिका आ गया, बट it will always remain, लाहौर will always remain a वतन for me। जहां भी मैं हूं, आई मे गो एनीवेयर, बट द मैजिक ऑफ लाहौर विल ऑलवेज ब्रिंग मी बैक, बिकॉज माल रोड कह लें या कोई और जगह, अनारकली कह लें, कुछ भी, देर इज ए माइंड में एक फेमिलियरिटी बंधी हुई है, आप कह सकते हैं। सो इन दैट सेंस इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। विनोद जी, आप पीस एक्टिविस्ट भी हैं और एक पब्लिकेशन के आप एडिटर हैं, उसके बारे में ब्रीफली बताइएगा। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे कोई 20 साल पहले यहाँ पे मॉन्ट्रियल मैगिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दया वर्मा, who was from UP, लखनऊ यूनिवर्सिटी से थे। He was a medical doctor, also he was a well known फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने, और मेरी उनसे दोस्ती थी कई सालों से। तो हमने साउथ एशिया फोरम बनाने की कोशिश की। तो वो फोरम तो मजबूत नहीं बन सका, मगर उसके इट एज वी से इट गेव बर्थ टू ए प्रोडक्ट। तो दैट बिकेम आवर इंटरनेशनल साउथ एशिया फोरम बुलेटिन। और इंटरनेशनल साउथ एशिया फोरम का इंसाफ, क्योंकि इंसाफ इज व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर इन आवर होल एरिया।
इंसाफी बेइंसाफी सब जगह फैली हुई है, तो यहाँ इंसाफ होना चाहिए। तो ये हमने 2002 में शुरू किया और तब से अप्रैल 2002 से अगर आप वेबसाइट पे जाएं insafbulletin.net, तो ये इट इज बीन कमिंग आउट एवरी मंथ। अब 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं को एडिटर हूँ। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर दया वर्मा तो बेचारे गुजर गए इन 2015। उसके बाद another colleague, Raza Mir, who is a professor in New Jersey and a good friend, तो वो co-editor, and हम दो along with Feroz Mehdi in Montreal, हम लोग ये हर महीने निकालते हैं। These are the three editorial board पे. We have people from different parts of Canada, some from India, and Parvez from Pakistan. He has been on our editorial board since for a long time. तो कभी कतारे, अब परवेज तो बहुत बड़े आउटलेट्स में लिखता है, डॉन में एंड सो ऑन। तो वी आस्क हिम फॉर हिज एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हम लोग कभी कतारे पाकिस्तान पे भी कुछ निकाल देते हैं। वी ब्रिंग आउट आर्टिकल्स एंड मैं एडिटोरियल लिखता हूँ एवरी मंथ। आपके इल्म में है विनोद जी के परवेज हुद भाई साहब ने एक इदारा कायम किया है इस्लामाबाद में, द ब्लैक जी होल। हाँ, जी, जहां पे बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस, डिबेट्स होती हैं, और बहुत अच्छा। इत्तेफाक से वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्योंकि वो उसका यूट्यूब पे आ जाता है द ब्लैक होल, तो मैंने कई 2-3 वीडियो देखे हैं परवेज के, या कोई और लोग उस पे तकरीर कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे। तो मैं देखता हूँ, परवेज भेजता रहता है और मैं उसके आई एम इन हिज ग्रुप एज you can say. So I see Black Hole is an excellent initiative, or we should really try to promote such, if possible. mumkin ho to this should be done in a cross collaborative way with uh, कई बार परवेज के कई और मेरे भी दोस्त हैं who belong to TIFR या belong to other Indian institutions in the past, उनके संग भी हमारी दोस्ती है। तो once in a while I have tried to promote के कुछ इंडो पाक हो जाए scientific collaboration, which I think is essential for making good relations between the two countries. अच्छा विनोद जी, आप का बेटा जो है उसने जी अरबिक लिटरेचर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। जी। ये इसकी क्या मिस्ट्री है, कैसे उनकी इंटरेस्ट डेवलप हुई अरबिक लिटरेचर में? वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट था, और आई थिंक जो पहले 1-2 साल में उसको ये इजिप्शियन गाने वाली बहुत मशहूर है, कुलसूम। उम्मे कलसूम जी। हाँ, आपने नाम कुलसूम का सुना होगा। जी। तो वो कुलसूम उसको बहुत पसंद थी, तो he got interested in just learning more about what she was singing और वो क्या कुछ करी थी। और आई थिंक उसको 1-2 कोई इराक से या टूनिसिया से कोई प्रोफेसर थे वहाँ पे, जो दोस्ताना ताल्लुकात हो गए, एंड दे एनकरेज्ड हिम टू लर्न। तो तब से उसको लैंग्वेजेस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अरबिक। एंड ऑफ कोर्स अब तो 20 साल हो गए हैं सिंस ही फिनिश्ड हिज
his undergraduate, 5-6 साल PhD के हो गए हैं, तो he became very advanced knowledge. It's like a first language for him. अरबी जुबान और अरबी अदब और from classical times to modern times. Because Arabi is a very rich language. मैंने भी उसके नज़दीक बैठ के कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया है, although मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि उर्दू पढ़ से, बट मुझे समझ तो आती नहीं है, अरबी अदब तो कोई समझ नहीं है, मगर फिर भी I've learned that उनकी poetic tradition in Arabic literature is very rich and goes back many centuries. तो आपका बेटा गोया फ्लुएंट अरबी बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें सर मैं एक आपको वाकया सुनाना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसडर थे रॉयन क्रॉकर। अच्छा। वो एक दफा गए पेशावर, वहां उनकी उलमा से मीटिंग थी अमंग अदर एंगेजमेंट्स। तो अच्छा उलमा ने अपोलोजाइज किया कि भाई हम अरेंज नहीं कर सके किसी इंटरप्रेटर का। तो एम्बेसडर ने कहा कि जी मैं कोई बात नहीं, मैं अरबी बोल लेता हूँ। तो उसके अच्छा। वो जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उलमा थे, वो कहने जी सॉरी हम नहीं बोल सकते अरबी। ये हाँ, ये मजाकिया है क्योंकि अरबी मैंने देखा है कि हमारे साउथ एशिया में अरबी इज ओनली लुक्ड एट एज ए रिलीजियस लैंग्वेज, यानी कि क्योंकि कुरान अरबी में है तो वो उसका ताल्लुक अरबी जुबान का सिर्फ वो एक मजहबी ताल्लुक होता है। इट इज नॉट ए सीन एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। जो आप लिटरेचर अरबी का इतना रिच है और इतने सैकड़ों साल पुराना है, तो वो खैर अब यू कैन से अब क्या कर सकते हैं, मजहब से वो लाचार हैं या अपने सीखते नहीं हैं प्रॉपरली, वो बाय रोट ही सीखते हैं, कुछ ये थे रिपीट कर ली, बस काफी हो गया। विनोद जी, मैं 4 अक्टूबर को आया था अमेरिका। जी। तो उस वक्त से मैंने बहुत से लोगों से ये पूछा कि अमेरिका की डेवलपमेंट का, इस तरक्की का राज क्या है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि हाउ कम दिस कंट्री बिकेम सच अ पावरफुल कंट्री, और उसमें एजुकेशन का, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का कितना रोल है उसमें? सो उसके 2 या 3 वजूहात हैं। एक तो दिस मुल्क, इसके नेचुरल रिसोर्सेज वर ह्यूज, और जब यूरोपियन सेटलर्स आए, उन्हें जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे उनको तो खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट दे वर वाइप्ड आउट। तो द natural resources, it came to these the people who built the country, you can say, from late 18th century, जब आज़ादी मिली इनको इंग्लैंड से एंड दे गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस। तो एक चीज इन्होंने की मिड 19th सेंचुरी में कि पब्लिक एजुकेशन शुड बी फ्री। जो स्कूल सिस्टम है अप टिल हाई स्कूल, ये it should be free, and that I think, and then they also started, like Cornell University was started as a public university. Public university means कि it was supported by the state with grants. हम वही उसी टॉपिक पे जाते हैं। आपने पूछा यहाँ पे एजुकेशन की स्ट्रेंथ क्या थी, तो आई थिंक स्कूलों को to make school available हाई स्कूल लेवल तक टू एवरीबडी। हमारे मुल्कों में आप देखें, पीपल, जो अच्छा स्कूल होता है, पीपल स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज ट्राइंग टू गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड इन गुड स्कूल्स, और जो हमारे सरकारी स्कूल्स होते हैं बिल्कुल बेकार, और दे डोंट
give any education. India में only state that gives really good education is Kerala. You'll probably know it from the statistics. तो यहाँ पे school is available to everybody, and you must send your child to school. It is mandatory to send the child to school, or until high school it is free. अब प्राइवेट स्कूल भी हैं, और लोग कई जैसे रिलीजियस स्कूल्स हैं, कैथोलिक वाले स्कूल चलाते हैं, या जूइश स्कूल्स हैं, वो ठीक है, आप वहाँ भेज सकते हैं अपने बच्चे को, एंड यू पे फॉर इट, बट दैट इज योर डिसीजन कि आपने कोई एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल सिलेक्ट करना है या पब्लिक स्कूल इज फ्री. तो दैट, I think that decision was made over 150 years ago that public education should be free and universities should promote. Cornell was started to promote scientific agriculture. Agriculture school at Cornell is one of the biggest departments of the university. बाद में वो मशहूर यूनिवर्सिटी बन गई, मगर मुझे वहाँ जाके पता चला कि एग्रीकल्चर स्कूल कॉर्नेल में क्यों इतना बड़ा है. दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन बाय द स्टेट कि हम एग्रीकल्चर साइंटिफिकली सपोर्ट करेंगे. एंड आई थिंक these kinds of decisions, फिर बाद में इंडस्ट्री यहाँ पे लगी, तो the universities supported industry and industry supported the universities. तो वो एक symbiotic relationship शुरू हो गई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जब हिटलर ने सारे यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकाला, तो यहाँ पे बहुत फेमस यहूदी साइंटिस्ट, Jewish scientists like Einstein came and settled in the US. So they also helped a lot in establishing the primacy of scientific research. आप देखें Nobel Prize of that period कितने, मैं कॉर्नेल में था तो हमारे हांस बेटे, one of the famous physicist Nobel Prize winner, he was a professor at Cornell University at the time that I was teaching there also. तो ऐसे ऐसे मशहूर लोग जो यहाँ आए, पनाह लेने आए जर्मनी से या कोई और यूरोपियन मुल्कों से. फर्मी, another famous physicist, came from Italy जब after the Mussolini dictatorship वहाँ पे हो गई थी. So I think these factors helped America a lot to become at the forefront of scientific research, of technological research, and of literacy generally. अब ठीक है, और मुल्क भी तरक्की कर रहे हैं, चीन तरक्की कर रहा है, जापान ने तरक्की की, एंड सो ऑन. तो वो तो खैर है ही, स्टैटिक तो चीज़ें रहती नहीं है, मगर यूएसए को मदद बाय सीरीज ऑफ events, you can say, gave it a step up in the whole scientific technology field. डॉक्टर विनोद जी, आखिर में ये बताइएगा कि आप कैसे कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को साइंस और टेक्नोलॉजी में. मसलन हमारे यहाँ आईआईटीज नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बड़े वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, या इवन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. तो आप कैसे देखते हैं दोनों मुल्कों को? इंडिया में आप एक चीज याद रखें कि हमारा जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर था of independent India, under Jawaharlal Nehru was Prime Minister, the first education minister was Maulana Abul Kalam Azad. And establishment of IITs, the first IIT was started by him. He is responsible. उनको इल्म और तालीम से बहुत
मोहब्बत थी. You know, he was a very learned man in his own field, but he gave ये जो नेहरूवियन इरा के डिसेंडेंट हैं, IITs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाई, which I think Nehru called the temples of modern India, ये पाकिस्तान में जहां तक मुझे मैं जानता हूं, नो सच एफर्ट वाज मेड. ठीक है, चंद यूनिवर्सिटीज थी और वो चलती रही, मगर ये जो स्पेशल एफर्ट मेड बाय नेहरू और मौलाना आजाद और अदर such far-sighted visionaries, one can say, ये somehow very unfortunately पाकिस्तान, सी हमारी फैमिली का पूरा सारा ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से था. All my relatives of my one generation ahead of me all studied at government college, and government college was regarded by them ke that was their institution, and it was a famous institution in its time in all of Punjab and India. So, but unfortunately, that momentum was not maintained by the Pakistan state. वो और चीज़ों में पड़ गए और एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी को आई थिंक उन्होंने निगलेक्ट किया. एज अ नतीजा उसका ये है कि वन डजंट, I mean, I've talked to Parvez about it, and he has informed me and some others also कि ये मुश्किल हुई कि कोई विजन 40s और 50s में विजन होता तो you could have done something in Pakistan. जी डॉक्टर विनोद जी, आपने बड़े अच्छे लफ्जों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जिक्र किया, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की. बहुत खूब. और ये बहुत अच्छे इदारों में शुमार होता है अभी. बिल्कुल. तो इसी के साथ सर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया. थैंक यू वेरी मच. मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत गुफ्तगू करने का, और फिर इंशाल्लाह हमें मौका मिलना चाहिए, हम अपना राब्ता कायम रखें. श्योर. अच्छा जनाब, खुदा ऑल हाफिज. द बेस्ट.